हेलो बच्चों, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट 3 है ना, हमें 4 पार्ट में खत्म करना है। तो हो सकता है कि ये 2 सेशन थोड़े से लंबे हो जाएं, 3 और 4, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और काफी टॉपिक जो है अभी बचा हुआ है। ओके, तो हॉस्पिटल फार्मेसी पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे जैसे कि वर्कलोड है। वर्कलोड का बेसिकली मतलब कि एक फार्मासिस्ट पे कितना वर्कलोड डाला जा सकता है, कितना लोड उठा सकता है। जैसे आप लोग हो, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, राइट? बहुत ज्यादा पढ़ोगे, कितने घंटे पढ़ सकते हो, सबका किसका पार्ट है? वर्कलोड का पार्ट है ना। तो शुरू करते हैं। वर्कलोड, एक सेकंड। ओके, तो वर्कलोड रिक्वायरमेंट ये क्या है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। कहाँ गया भाई? वर्कलोड रिक्वायरमेंट एंड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो 2 टॉपिक हैं, दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे हम। कंबाइंड टॉपिक है मतलब सेपरेट करके, जैसे वर्कलोड रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है और इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दोनों हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं वर्कलोड रिक्वायरमेंट, है ना। अकॉर्डिंग टू वर्कलोड अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्कलोड तो क्या है? मैन पावर क्या है ट्रेंड किया जाता है फार्मेसी प्रैक्टिस में काम करने के लिए। अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। मैंने हमेशा एक ही बात कही, जब भी आप हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ो तो एज्यूम करके चलो कि आपकी हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ी सी फार्मेसी है और आप खुद उसमें उस फार्मेसी को चला रहे हो। ठीक, तो अब फार्मासिस्ट के बारे में बात हो रही है, उसके मतलब की बात हो रही है कि एक फार्मासिस्ट पे कितना लोड डाला जा सकता है। वो अलग बात है, लोड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अधिकार अपने जानने चाहिए। मैन पावर ट्रेंड इन फार्मेसी वेरीज विद द साइज ऑफ हॉस्पिटल। मैन पावर की ट्रेनिंग और मैन पावर की रिक्वायरमेंट ये डिपेंड करती है कि हॉस्पिटल का साइज क्या है और उसमें कितने सर्विस होती है, दूसरा कितने बेड का हॉस्पिटल है, नंबर ऑफ पेशेंट। भाई इस बात पे भी कि हाँ भाई हमने 1000 बेड या 500 बेड बना लिए लेकिन पेशेंट नहीं आ रहा है, तो काफी कुछ उस पर भी मैटर करता है। ठीक, तो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ some workload norms like number of prescription received। number of prescription received कौन सा केस हो गया? पहला केस जिसमें कितना number of cases यानी number of patient। मतलब वर्कलोड किस पे? भाई मैंने कहा ना 100 बेड 1000 बेड का हॉस्पिटल बनवा लो, पेशेंट एक को ना हुए तो कोई फायदा नहीं। क्या वर्कलोड? और 1000 के हिसाब से पता लगा 20-22 फार्मासिस्ट आपने रख लिए, है ना, तो फिर वो उनकी सैलरी बेकार गई। तो कुल मिला के नंबर ऑफ पेशेंट, और पेशेंट कहां से जज होंगे? नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से। तो वर्कलोड किसके बेस पे डिपेंड करता है? कितने प्रिस्क्रिप्शन रिसीव हुए, दूसरा एंड डिस्पेंस डिस्पेंस मतलब रिसीव हुए और उनमें कितनी दवाएं डिस्पेंस की गई, दूसरा नंबर ऑफ बेड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एंड इट्स ऑक्यूपाई रेट। मतलब हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कितने होंगे इसका कैलकुलेशन पहली चीज है कि कितना प्रिस्क्रिप्शन आता है और उसके बिहाफ पे कितनी ड्रग डिस्पेंस की जाती है। दूसरी, कितने नंबर ऑफ बेड का हॉस्पिटल है। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ बेड के हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा, उसका ऑक्यूपाई रेट कितना है, मतलब कितने बेड भरे हुए रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, मतलब मैंने वही कहा ना कि ढेर सारे बेड रखे रहो और पेशेंट ना आए, तो सिर्फ बेड से मतलब नहीं, उसका ऑक्यूपाई रेट देखा जाता है। बेड के साथ साथ कितने बेड कंज्यूम होते हैं, कितने पेशेंट आते हैं। दूसरा, एज ए थंब रूल, एक थंब रूल है फार्मेसी में हॉस्पिटल्स के अंदर कि मिनिमम कोई भी पैरामीटर हो, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मिनिमम 3 फार्मासिस्ट जरूरी हैं। चाहे तुम 2 बेड का रखो, 4 बेड का रखो, 10 बेड का रखो, 200 बेड का रखो, मिनिमम कैलकुलेशन होगा 50 बेड के ऊपर। 50 बेड के ऊपर कैलकुलेशन होगा, लेकिन मिनिमम जो हिसाब किताब है वो कितना है? मिनिमम 3 फार्मासिस्ट इन वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। जो बहुत छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे 50 बेड के हॉस्पिटल हो गए, है ना, तो उसमें 3 फार्मासिस्ट। दूसरा, फॉर 100 बेड हॉस्पिटल की बात की जाए तो 2 और फार्मासिस्ट बढ़ा दो। मतलब अगर नंबर ऑफ बेड डबल हो गए, पहले 50 थे फिर कितने हो गए? 100, जस्ट डबल हो गए। 50 बेड पे लगभग कितने? 3 फार्मासिस्ट। और 50 तो मैंने एक क्राइटेरिया बताया, 30 बेड का भी हो, 20 बेड का भी हो, 40 बेड का भी हो, ठीक 60 बेड का भी हो, 3 फार्मासिस्ट मिनिमम रखने ही रखने।
100 बेड का हो तो 2 फार्मासिस्ट और बढ़ गए, यानी 3 2 5 हो गए। एज द नंबर ऑफ बेड इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट प्रोपोर्शनली। जितने बेड बढ़ते हैं उनके प्रोपोर्शनल में फार्मासिस्ट नहीं बढ़ते। कुछ क्राइटेरिया होता है लगभग 3:1 रेशियो का, है ना, 3:1 रेशियो का क्राइटेरिया होता है। अभी हम आगे देखते हैं। तो वर्कलोड की बात करें, वर्कलोड रिक्वायरमेंट और क्या है, फॉलोइंग सजेस्टेड स्टाफ पैटर्न जो होता है, जो रिकमेंडेड होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो किस तरह का होता है। जैसे अप टू 50 बेड, पहला केस देखो, 50 बेड पे मिनिमम 3 फार्मासिस्ट, बेड का साइज डबल हो गया, 2 फार्मासिस्ट और ऐड हो गए, फिर डबल हो गया यानी 100 से 200 बेड हो गए, फिर 3 फार्मासिस्ट और बढ़ गए, कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 को जोड़ दो, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या, इन्होंने फिर 100 बढ़ा दिए, और जब 100 बढ़ता है तो +2 होता है, यानी 8 में +2 करोगे कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 बेड हो गए। फिर सीधा इन्होंने क्या किया, सीधे 500 बेड का हॉस्पिटल कर दिया, और 500 बेड के हॉस्पिटल अगर कर दिए तो जितना हमने जोड़ा था उसमें सीधे 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 हमने और जोड़ दिया तो हो गया 15, यानी 500 बेड के हॉस्पिटल में 15 फार्मासिस्ट चाहिए। वो रखते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं। वैसे तो छोटे 50 बेड के हॉस्पिटल जो 3 फार्मासिस्ट भी नहीं रखते हैं, लेकिन ये आपके अधिकार है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो अलग बात है कि अपनी सेटिंग लोग चला के रखते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे हिसाब किताब एक 500 बेड का दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी है या हाईएस्ट बेड साइज है या लार्जेस्ट हॉस्पिटल है उसमें खाली 500 बेड ही हो सकते हैं। 1000 भी होंगे, 2000 भी होंगे, 3000 भी होंगे, 5000 बेड का भी होगा। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का बजट कितना है और वो कितना बड़ा हॉस्पिटल खोल रहा है, राइट। तो इसके बेस पे अगर कैलकुलेट करना है तो कि कैसे 3000 बेड, द सर्विस पॉइंट अवेलेबल। जब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जगह जगह फार्मेसी या नंबर ऑफ फार्मासिस्ट ही ना रख के ये क्या करते हैं, सर्विस पॉइंट, हर एक फ्लोर पे एक सर्विस पॉइंट, और सर्विस पॉइंट को देखने के लिए एक फार्मासिस्ट रख देते हैं, या कोई जूनियर फार्मासिस्ट हो गया या नर्स हो गई, है ना, इस तरह से कोई ना कोई एक टेक्निकल पर्सन रखते हैं, किसके लिए, दवा को डिस्पेंस करने के लिए, पेशेंट केयर के लिए। ये डिपेंड करता है। देखो 500 बेड तक तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आगे भी होता है, 1000 और 3:1 का रेशियो होता है पेशेंट और फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच का, है ना। तो इस तरह से करके आगे कैलकुलेट करते हैं। तो कुल मिला के वर्कलोड ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में हर एक क्वेश्चन इसका, 50 बेड पे कितने फार्मासिस्ट नेसेसरी हैं, 100 बेड पे कितने फार्मासिस्ट नेसेसरी, 200 पे कितने, 300 पे कितने, 500 बेड पे कितने फार्मासिस्ट चाहिए, हर एक क्वेश्चन इसमें 5 क्राइटेरिया दिए, पांचों क्राइटेरिया का अपना अपना एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। और वर्कलोड तो वैसे भी एग्जाम में आता है ना, या नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट, ये कई तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछाता है। तो ये बात हुई वर्कलोड की। अब इसका दूसरा जो टॉपिक था, इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब जरा सोच के देखो कि आप हॉस्पिटल के अंदर आपने फार्मेसी खोल के रखी है, आपने डिप्लोमा किया है, अभी फार्मा किया है, तो इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल के अंदर के जो स्टाफ हैं या जो पेशेंट है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर आता है, उसके साथ आप प्रोफेशनली कैसे बिहेव करोगे। जैसे सपोज करो आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में भाई प्रोफेशनल स्टडी है आपका, है ना, डिप्लोमा हो गया या बी फार्मा की डिग्री हो गई या एम फार्मा हो गया, क्या है, ये टेक्निकल डिग्रीज हैं और प्रोफेशनल डिग्री हैं। तो वहां पे आप क्या है कि जैसे टॉवेल लपेट के नहीं जा सकते, है ना, कि कुछ भी पहन के नहीं जा सकते, वहां का अपना एक ड्रेस कोड है, वहां का एक डेकोरम है जो आपको मेंटेन रखना, मीन्स एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है जो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है और आपको उसको फॉलो करना होता है, प्रोफेशनली बिहेव किया जाता है। इसीलिए वहां का एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड होता है, नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, एक शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, सब कुछ सेट होता है, राइट। तो उसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर आप नर्स के साथ कैसे बिहेव करोगे, जूनियर आपका कोई कलीग है उसके साथ कैसे बिहेव करोगे, कोई सुपीरियर डॉक्टर है, कोई चीफ फार्मासिस्ट है, कोई एग्जीक्यूटिव है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, या इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, या ओल्ड पेशेंट है, यंग पेशेंट, इन्फेंट पेशेंट, इन सब के बीच में किस तरह से आपको रिलेशनशिप रखनी है। किसी से कोई पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल अटैचमेंट नहीं रखना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखनी, उसी के बारे में अब हम इस पे बात करने वाले हैं। हाँ तो भाई इंटर डिपार्टमेंटल क्या बात हो रही है, पहले बात करें। इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब ये होता है
एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, मींस 2-3 जो अंदर डिपार्टमेंट ढेर सारे भाई, एक तो आपकी फार्मेसी हो गई, नर्सिंग का डिपार्टमेंट हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, तो इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन लार्जली ए फॉर्मल अफेयर बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए। दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव होना चाहिए, मींस एक दूसरे की बात को समझने वाला होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सामने वाला इस चीज को समझे। भाई आप बता रहे हो कि इस पेशेंट को ये दवा गलत लिख दी गई है, तो सामने वाला उस पर विचार करे। तो इस तरह का प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। या कोई पेशेंट है, उसको आप बताइए कि हाँ भाई इस दवा को किस तरह से लेना है। हंसी मजाक का एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। मींस ये ठीक है कि पेशेंट को आपको डिमोरलाइज नहीं करना है, लेकिन अब उसके लिए ये भी नहीं कि आप कॉमेडी करने लगो, है ना, तो वहां पे कॉमेडी का डांस। दूसरा क्या है, व्हेन इट सपोर्टेड बाय गुड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल या हॉस्पिटल फार्मेसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ और क्या है, रिलैक्स होना चाहिए। मींस अगर आपकी फार्मेसी में कोई आता है तो अगल बगल डिस्प्ले वगैरह होने चाहिए, पॉजिटिव कोटेशंस होने चाहिए, जो डिजीजेस होती हैं उनसे बचाव के तरीके, प्रिवेंशंस लिखे होने चाहिए, है ना। कई जगह आउटलुक लगे होने चाहिए, अच्छे से सजा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पेशेंट को बैठने की जगह होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत सफोकेशन सा हो, है ना। नंबर ऑफ डिस्पेंसरी बूथ होने चाहिए कि पेशेंट को लंबी लंबी लाइनें न लगानी पड़े। ऐसा कुछ सिस्टम हो कि बहुत हौच-पौच ना हो, बहुत स्मूथली पेशेंट को, बहुत इवन पेशेंट है या नर्स आई अगर दवा लेने तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। दूसरा, फार्मेसी डिपार्टमेंट मस्ट इंटरकनेक्टेड विद फिजिशियन एंड नर्सिंग यूनिट। देखो फार्मेसी जो होता है नर्स से भी रिलेटेड होता है और फिजिशियन से भी रिलेटेड होता है। फिजिशियन का काम होता है दवा को प्रिस्क्राइब करना, डायग्नोस करके प्रिस्क्राइब करना, है ना। और नर्स का क्या काम होता है, उस दवा को पेशेंट तक पहुंचाना प्लस पेशेंट की केयर करना। फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, जो प्रिस्क्राइब हुई दवा है वो सही दवा डिस्पेंस कर दी जाए और वार्ड तक या तो पहुंचा दो या नर्स पहुंचा देगी वार्ड तक, राइट। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट का इंटरकनेक्शन नर्स और डॉक्टर के बीच में बहुत बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट डे टू डे नेसेसिटीज और इमरजेंसी मेडिसिन। इस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और फार्मासिस्ट को यह इंश्योर करना है कि जो डे टू डे की मेडिसिन लगनी है या इमरजेंसी कंडीशन में जो मेडिसिन आने वाली उनकी अवेलेबिलिटी समय पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है कि हाँ बहुत सारे पेशेंट आ गए और फार्मेसी में दवाएं खत्म हो गई। दूसरा, फार्मासिस्ट शुड ऑलवेज चेक द फिजिशियंस ऑर्डर एंड पेशेंट हिस्ट्री बिफोर डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। इन केस एनी डाउट शुड बी कंसल्ट द डॉक्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर ने दवा को प्रिस्क्राइब कर दिया और आप क्या करोगे कि आंख बंद करके वही दवाएं उठा के पेशेंट को दे दिए। अगर ऐसा ही करना है तो फिर फार्मासिस्ट की क्या जरूरत है, फिर तो वहां पे कोई भी नॉन टेक्निकल हाई स्कूल इंटर पास किसी भी लड़के को या हाई स्कूल इंटर फेल जिसको भी पर्चा पढ़ना आता है उसको बिठा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्पेशली फार्मासिस्ट क्यों रिकमेंड किया जाता है ड्रग की डिस्पेंसिंग के लिए, क्योंकि उसको नॉलेज होता है। तो वो दवा के डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो लेगा, उसके बाद काउंसलिंग करेगा पेशेंट की, भाई उसकी मेडिसिन की पास्ट हिस्ट्री क्या है और जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सुटेबल है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा दवा के बारे में फार्मासिस्ट को पता होता है। दूसरी बात ये, इन केस किसी भी तरह का पेशेंट को रिलेटेड या पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट अगर होता है तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा और बाकायदे डॉक्टर से कंसल्ट करेगा कि यहां पे इस तरह की मिस्टेक हो रही है, अगर ऐसा किया जाए तो मे बी कि ये सही हो। इस तरह की मतलब आपस में एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन होना चाहिए कि आप कोई बात कहो और डॉक्टर सुने। While prescribing the medicine, physician should always write the patient age। देखो क्या है, कभी भी दवा अगर प्रेस्क्राइब की जाती है तो डॉक्टर या जहां पे भी पर्चा बनता है, डॉक्टर कहाँ पर्चा बनाता है, पर्चा तो पहले ही बन जाता है, वहां पे उसकी एज लिखी होती है ना। एंड डायग्नोसिस किस चीज से रिलेटेड, कार्डियोलॉजिस्ट में जाना है, डेंटिस्ट में जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट में जाना है ना, या ईएनटी में जाना है या गैस्ट्रो में जाना है, जहां भी जाना है उस पर वो मेंशन होना चाहिए ताकि पेशेंट को दिक्कत ना आए, सीधा आप उसी डिपार्टमेंट में जाएं। इट विल बी हेल्पफुल फार्मासिस्ट टू टेक नोट व्हाइल डिस्पेंसिंग द मेडिसिन। अब ये सब चीजें अगर लिखी होती हैं तो फार्मासिस्ट को दवा को डिस्पेंस करने में भी बहुत आराम रहता है। मीन्स उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, उसको मालूम है कि कौन सा डॉक्टर है, या प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो ऊपर देख लिया उसने कि हाँ भाई किस तरह की डायग्नोसिस हुई है, किस तरह की प्रॉब्लम के लिए पेशेंट हॉस्पिटल आया है, ठीक। तो उस चीज को लेके भी फार्मासिस्ट काफी हद तक
इंश्योर हो जाता है कि हाँ भाई इसको इसी चीज से रिलेटेड दवाएं, ताकि अगर उसको पता है कि भाई दांत दिखाने आया है पेशेंट, है ना, तो ऐसा ना हो कि गलती से दांत दिखाने आया और पेट दर्द की दवा लिख दी जाए। क्योंकि फार्मासिस्ट पढ़ा हुआ, अगर गलती से ऐसा लिख दिया डॉक्टर ने, तो जाएगा डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, डॉक्टर साहब ये तो डेंटिस्ट का पेशेंट है, इसमें कहां पेट दर्द की दवा आपने लिख दी या किसी और चीज की दवा लिख दी, है ना। कहने का मतलब दूसरी चीजों से रिलेटेड दवाएं ना लिख पाए, या लिखा है तो उसको जो है शॉर्ट आउट, मैटर शॉर्ट आउट करे। इसीलिए क्या, पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट चाहिए, ठीक। तो ताकि फार्मासिस्ट को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई भाई इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। और कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए? अ हेल्थ केयर सिस्टम दैट सपोर्ट इफेक्टिव टीम वर्क। हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इफेक्टिव टीम वर्क को क्या करे, सपोर्ट करे। मींस फार्मासिस्ट डॉक्टर को सपोर्ट करे, डॉक्टर नर्स को सपोर्ट करे, नर्स पेशेंट को सपोर्ट करे। मींस इंटरकनेक्टेड होना चाहिए सब एक दूसरे से, ठीक, जिसकी वजह से क्वालिटी भी इंप्रूव होती है किसकी, पेशेंट के केयर की। मींस एक वर्बल कम्युनिकेशन आराम से हो कि पेशेंट हर चीज शेयर करे, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो नर्स जाके तुरंत डॉक्टर से बताए, फार्मासिस्ट को किसी तरह की प्रॉब्लम, मींस कहीं पे ईगो वाली बात नहीं, पर्सनल बात नहीं आनी चाहिए कि नहीं मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं, है ना, या मेरे पास ज्यादा अच्छा नॉलेज है, मैं डॉक्टर को क्यों बताऊं, डॉक्टर ने लिखा है, प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर जाने, मैं तो यही दवा डिस्पेंस कर दूंगा। ये सब नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए बात की गई किसकी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप की। वहां पे कोई पर्सनल ईगो नहीं आना चाहिए कि पर्सनल खुन्नस हाँ डॉक्टर से हो गई तो इसकी तो मैं लगा के रहूंगा, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर टीम वर्क इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन देयर इज द क्लियर पर्पस, गुड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑल मेंबर्स। देखो टीम वर्क भी तभी इफेक्टिव होता है, तभी अच्छा होता है जब सारे के सारे एक्टिव मेंबर्स हों। अब मान लिया कि डॉक्टर तो बहुत एक्टिव, बहुत बढ़िया दवा लिख रहा है, फार्मासिस्ट आपका एक्टिव नहीं है, बैठा हुआ है, जो दवा डॉक्टर ने लिख दी, गलत दवा लिख दी तो गलती से गलत दवा भी दे देगा। नर्स एक्टिव नहीं है, पेशेंट को हाँ भाई पता लगा 3 बजे दिन में दवा देनी है, नर्स आके भूल गई, 6 बज गया, चलो 6 बजे दे देते हैं, है ना। फिर रात की दवा 10 बजे देनी है तो उधर 2 घंटे लेट किया, इधर 2 घंटे लेट कर देते हैं, या चलो ठीक है हम एक काम करते हैं 10 बजे ही दे देते हैं। तो कहने का मतलब फिर इससे पेशेंट केयर, पेशेंट कंप्लायंस सही तरीके से नहीं हो पाता है और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है ना। अंडरस्टैंड द एटीट्यूड एंड बैरियर्स कोलैबोरेशन बिटवीन द फार्मासिस्ट फिजिशियन में हेल्प द डिलीवरी फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सर्विस। देखो एटीट्यूड जो होना चाहिए, एटीट्यूड जो होना चाहिए वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, फार्मासिस्ट का हो, चाहे पेशेंट का हो, चाहे फिजिशियन का हो, चाहे नर्स का हो। ये एक तरह से हेल्प करता है इफेक्टिव एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने में, ठीक। तो ये भाई क्या रही इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप। और क्या बात हो सकती है, अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज ऑन गोइंग इंटरेक्शन बिटवीन 2 पर्सन। इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच में, दैट ऑब्जर्व द सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज, लिमिट, डीम अप्रोप्रिएट गवर्निंग एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स, वर्क रिलेशनशिप among the various healthcare professional exist, but type of work relation exist affect the efficiency and productivity of health system. Several study of pharmacist medical doctor collaboration proven the direct patient care। देखो अल्टीमेटली हर चीज किससे जुड़ी हुई है, हर चीज जुड़ी हुई है, सिर्फ 2 चीजें आती हैं। एक आती है, एक बात होती है पेशेंट केयर, ठीक, पेशेंट केयर की बात हुई। दूसरी बात अगर की जाए तो पेशेंट कंप्लायंस की बात होती है, ठीक। जितनी चीजें हैं, चाहे इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपके हॉस्पिटल की बात हो, चाहे फार्मासिस्ट की बात हो, चाहे नर्स की बात हो, चाहे डॉक्टर की बात हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात हो, चाहे मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात हो, रिटेल स्टोर हो, होलसेल स्टोर, कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये सब चीजें बनाई जा रही, जो भी पॉलिसी बनाई जा रही वो सब बनाई जा रही है पेशेंट केयर और पेशेंट कंप्लायंस के लिए। तो अल्टीमेटली गोल हमारा क्लियर है। जैसे याद करो हाई स्कूल इंटर वगैरह में या 6, 7, 10th में जब रहते थे तो मैथमेटिक्स जिसकी भी वीक रहती थी, जैसे मेरी बड़ी वीक रहती थी, है ना, तो क्या करते थे, मैथ्स जब प्रैक्टिस करते थे तो उसका आंसर याद कर लेते थे। अगर कोई भी सवाल आया, अगर हमको उसका आंसर पता चल जाए तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करके अल्टीमेटली किसी भी तरीके से, चाहे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ भी करना हो, अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा आ जाए, बस उसी में खुश हो जाते हैं, बस ठीक हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो हमको पता है, क्या, पेशेंट केयर एंड पेशेंट कंप्लायंस। ये 2 चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो पूरी हॉस्पिटल फार्मेसी में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, राइट।
अब बात करें का है कि लोकेशन लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन क्या होनी चाहिए, हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट किस तरह से होना चाहिए। ठीक, तो बात करें भाई हॉस्पिटल फार्मेसी, देखो अगर लोकेशन, सिंपली लोकेशन की बात करें तो सपोज करो अब इस केस में कि जैसे सपोज करो आपका कोई पेशेंट है ना, या आप खुद पेशेंट हो और किसी बड़े हॉस्पिटल में गए हो, वहां पे आपने डॉक्टर को दिखाया। ठीक, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो आपके लिए सुटेबल क्या होगा, किस तरह से दवा लेना, किस तरह से दवा लेना। तो कहने का मतलब फार्मेसी कहां होनी चाहिए, सेंटर प्लेस पे होनी चाहिए, हॉस्पिटल के सेंटर प्लेस पे, कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं हर डिपार्टमेंट से वहां की रीच, वहां तक पहुंचना काफी आसान हो सके। ऐसा ना हो कि ग्राउंड फ्लोर पे मान लिया आप गए, सामने डॉक्टर का केबिन है, वहां पे आपने दिखाया और 10वें फ्लोर पे फिर हॉस्पिटल की फार्मेसी है और पता लगा बिजली चली गई। अब 10 फ्लोर पे लिफ्ट भी नहीं चल रही, 10 फ्लोर पे कैसे जाओगे। तो कहने का मतलब ये सुटेबल नहीं होता। या 5वें फ्लोर पे है, 6ठे फ्लोर पे है, जाना पसंद करोगे क्या, ये थोड़ा पेशेंट के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अल्टीमेटली इमेजिन करके देखो कि सबसे सुटेबल कहां, ऊपर चढ़ना आसान होता है कि नीचे उतरना, कम मेहनत किसमें लगती है, नीचे उतरने में, है ना। अगर आपका डॉक्टर 10वें फ्लोर पे है, 10वें फ्लोर पे, तो भी उतर के तो जाओगे अपने घर, नीचे से जाओगे कि नहीं जाओगे। 6ठे फ्लोर पे आपके डॉक्टर का केबिन है तो पर्चा लेके उतर के तो नीचे से ही जाओगे। लेकिन अगर पहले फ्लोर पे डॉक्टर का केबिन है और 6ठवें फ्लोर पे फार्मेसी हुई तो समस्या होगी, उल्टा काम हो गया। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी की कि या तो ग्राउंड फ्लोर पे फार्मेसी हो या फर्स्ट फ्लोर पे हो। अगर जिस हॉस्पिटल में जैसे बेसमेंट बना देते हैं ना, नीचे का फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर क्या बेसमेंट बना दिया, पार्किंग लॉट बना दिया, तो वहां पे ऐसे केस में फर्स्ट फ्लोर पे जहां से केबिन्स डॉक्टर्स के स्टार्ट होते हैं, कि मीन सबसे आसान और सबसे नियरेस्ट प्लेस यही होता है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी सिचुएटेड इन सम सेंट्रल एरिया, ऐसी जगह से कि भाई देखो, जो अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो डॉक्टर आपका कहीं भी बैठ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कहीं भी डॉक्टर बैठे, है ना, क्योंकि आपको उतर के ग्राउंड फ्लोर से ही होके अपने घर जाना है, चाहे साइकिल से आए, चाहे बाइक पार्क की हो, चाहे कार पार्क की हो, उतर के तो नीचे से ही जाओगे। तो सबसे सुटेबल होता है ग्राउंड फ्लोर। अगर ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट है तो प्रेफरेबल क्या आता है, क्या भाई, प्रेफरेबली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सो दैट इजिली एक्सेसिबल द पेशेंट एंड वेरियस स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उनके लिए भी आसान है कि फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे फार्मेसी हो। इतनी चीज क्लियर हो गई। दूसरा, आउट पेशेंट फार्मेसी शुड बी प्लीजेंट। आउट पेशेंट कौन हुआ, बाहर से आया पेशेंट, डॉक्टर को दिखाया, उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर को फीस दिया, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, दवा लेके वो घर बाहर चला गया, मींस उसको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट को बोलते हैं आउटडोर पेशेंट, राइट। इनडोर पेशेंट कौन, ठीक उल्टा, बाहर से तो आया पेशेंट, तो बाहर से ही आएगा। ठीक, डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कहा भाई तुमको एडमिट होने की जरूरत है, तो वो जाके बेड ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जहां जैसे उसने बेड ऑक्यूपाई किया तो उसकी एंट्री कहां हो गई, इन पेशेंट में, राइट। तो आउट पेशेंट फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, बहुत प्लीजेंट गुड लुकिंग लुक होना चाहिए, इनफ स्पेस होना चाहिए, पेशेंट के बैठने की जगह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट ने पर्चा लिया और लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, लाइन में लग के अब हमारा नंबर है, पता लगा पेशेंट अधमरा हो गया वहीं पे, है ना, जो अपने यहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स की स्थिति है। दूसरा, शुड बी डिस्प्ले एजुकेटिव पोस्टर्स, जो मैं बता रहा था, एजुकेटिव पोस्टर्स प्रिवेंशन के लिए, बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह होती हैं, जैसे कोविड के टाइम पे जगह जगह 2 गज की दूरी है जरूरी, है ना, सैनिटाइज करते रहो अपना हाथ वगैरह वगैरह, है ना। तो कुल मिला के एजुकेटिव पोस्टर ऑफ हेल्थ से रिलेटेड और हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, मीन्स साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग पान पुड़िया खाए के थूके रहें। प्लेन कैन बी डिफरिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑफ बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल साइज। देखो प्लेन क्या, जो एरिया होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल कितना बड़ा है, मींस कितने बेड साइज का हॉस्पिटल है, उसी के हिसाब से जो आपका अंदर की फार्मेसी होती है उसका साइज जो है वो घटता बढ़ता रहता है। कुल मिला के 50 बेड का जो हॉस्पिटल है वहां का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 200 स्क्वायर फीट में भी इनफ स्पेस फॉर हॉस्पिटल, यानी 50 बेड के हॉस्पिटल के हिसाब से 200 स्क्वायर फीट की फार्मेसी की जगह होनी चाहिए, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड दे दिया गया। फिर जैसे जैसे हॉस्पिटल का साइज, बिगर साइज हॉस्पिटल रिक्वायर्ड 600 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग रूम भी होगा, स्टोर भी होगा,
है ना, लाइब्रेरी होगी, ऑफिस होगी, काउंसलिंग रूम होगा। तो हॉस्पिटल के लिए और कितना चाहिए, 600 स्क्वायर फीट। स्पेस मस्ट बी असाइन रूटीन मैन्युफैक्चरिंग एडजेसेंट टू फार्मेसी। जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो रहा है वो फार्मेसी के जस्ट बगल में होना चाहिए। दूसरा मेडिकल स्टोर होना चाहिए जहां पे ड्रग डिस्पेंस हो एडजेसेंट टू आपकी फार्मेसी। फार्मेसी में तो क्या भाई, काउंसलिंग भी हो सकती है, फार्मेसी में कंपाउंडिंग भी होगी, कंपाउंडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, क्वालिटी कंट्रोल भी होगा। ये सब किसका, फार्मेसी का पार्ट है। और फार्मेसी किसका पार्ट, हॉस्पिटल का पार्ट है। ठीक, तो फार्मेसी का एक छोटा सा पार्ट है ड्रग डिस्पेंसिंग, मेडिकल स्टोर जहां से आप दवाएं डिस्पेंस करते हो। ठीक, तो फार्मेसी अपने आप में काफी बड़ा शब्द है। लोकेशन अगर लेआउट की बात करें, देखो सबसे पहले एसेप्टिक एरिया है ना, हमने थोड़ा कलरफुल बना देता हूं तो अच्छा लगेगा देखने में। एसेप्टिक एरिया हो गया भाई, फिर एसेप्टिक एरिया के बगल में मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो गया। अब इधर गोडाउन से पहले आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल को रखा गोडाउन में यानी स्टोर में। ठीक, स्टोर करके रखा, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लेके गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अगर कोई पेरेंटल प्रिपरेशन है तो एसेप्टिक एरिया में ले जाओगे, यहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी एसेप्टिक एरिया में। अब जब ये बन गया तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट यहां पे आप स्टोर कर दोगे फिनिश्ड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में। बीच में कॉरिडोर होता है, ये कॉरिडोर आने जाने के लिए है ना, बीच में क्या है, ये स्पेस है आने जाने के लिए, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद देखो इधर ही साइड में आपकी फार्मेसी में ही क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस होते हैं। फिर ये देखो 3 डिस्पेंसिंग के बूथ बना दिए गए हैं, 3 डिस्पेंसिंग की बूथ बना दिए गए हैं, जिसमें से 2 डिस्पेंसिंग बूथ हो गए, एक हो गया आउट पेशेंट के लिए, एक हो गया इन पेशेंट के लिए, और एक सेपरेट रख दिया गया किसके लिए, नर्स वगैरह के लिए। यानी अंदर का जो स्टाफ है अगर वो दवा लेने आता है तो उसके लिए एक सेपरेट, क्योंकि भाई नर्स अगर दौड़ के लेने आई इसका मतलब कोई इमरजेंसी कंडीशन है तभी वो दवा लेने आई है ना। तो ये जो है डिस्पेंसिंग बूथ एक सेपरेट रिजर्व रखते हैं स्टाफ के लिए। इधर पे ओपन स्पेस है, देखो फिर से इस ओपन स्पेस में क्या है, जगह जगह पे चेयर लगी हुई होती हैं। ये फोटो में देखने में लग रहा है कि छोटा सा स्पेस है, बट ये स्पेस काफी बड़ा होता है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाके देखो, बड़े बड़े हॉल रहते हैं, उसमें चेयर्स लगी हुई होती हैं, ऊपर डिस्प्ले लाइट लगी हुई होती है। आप जब पर्चा दोगे तो आपको एक टोकन अलॉट होगा, उस टोकन पर नंबर लिखा होगा। आप देखोगे आपके सामने डिस्प्ले चलता रहेगा, पता चल जाएगा कितने नंबर का पर्चा चलाओ। जैसे आपका नंबर जैसे 55 नंबर 55 डिस्प्ले किया तो आपको पूछना नहीं है, जाना है वहां पे, आपकी मेडिसिन इसका मतलब निकाली जा रही है। ठीक, तो इस तरह का सिस्टम होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, ऐसी लगा होता है, पंखे उंखे चलते रहते हैं, हाइजीन की व्यवस्था होती है। तो ये टिपिकल लेआउट है हॉस्पिटल फार्मेसी का। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इस फार्मेसी का साइज बढ़ता रहता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इसके बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक, ये हो गई लोकेशन लेआउट की बात। अब मेन चीज आती है क्या, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से पहले फार्मेसी की प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। तो फार्मेसी की प्रैक्टिस एक्चुअली नॉलेज बेस्ड एग्जीक्यूशन है। कितना नॉलेज है उसी के बेस पे आप एग्जीक्यूट करोगे। किसका नॉलेज, दवाओं का नॉलेज है ना। और प्रिस्क्रिप्शन बाई क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू इंश्योर सेफ इफेक्टिव रेशनल कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन विद सुटेबल कम्युनिकेशन मेडिकल स्टाफ फार्मास्यूटिकल पैरामेडिकल स्टाफ एंड पेशेंट। देखो क्या है कि जो नॉलेज होता है फार्मासिस्ट का रिगार्डिंग किसके होता है, दवाओं से रिलेटेड। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसको चेक कौन करता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इस बात को इंश्योर करता है कि जो दवा डॉक्टर ने लिखी है ये सेफ है, जो डायग्नोसिस की गई है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो रेशनल है, रेशनल क्या 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, इतनी डोज खाना है, मतलब राइट टाइम राइट डोज राइट पेशेंट। ओके, तो ये क्या है, रेशनल है ना। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पेशेंट की जेब पे ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। मेडिकेशन विद सुटेबल कम्युनिकेशन मींस उसको जो देना है सुटेबल कम्युनिकेशन करके, मींस उसको समझा के देना है कि दवा कैसे कैसे लेनी है ताकि पेशेंट के मेडिकेशन इनटेक में एरर ना आए, पेशेंट खाने में एरर नहीं आनी चाहिए। उसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सुबह 10 बजे अगर उठे तो 10 बजे सुबह ही। भाई गांव में आज भी कॉन्सेप्ट है यही, इवन जिन घरों में बूढ़े लोग हैं आज भी यही, अगर वो 10 बजे सो के उठ रहे हैं सुबह तो उनकी सुबह 10 बजे हुई है और अपनी पहली डोज सुबह 10 बजे ही लेंगे। फिर दोपहर में क्या हो गया, पता लगा आप 1 बजे सो खाना खा लिए तो खाना खाने के तुरंत बाद बताओ 10 बजे खाए, फिर एक बार 4 घंटे बाद फिर दवाई खा लिए
है ना, जो दवा 8-8 घंटे के गैप में लेनी है वो 4-4 घंटे के गैप में ले रहे हो, और फिर रात में लंबा चौड़ा गैप कर दे रहे हो, पता लगा 9-10 बजे बिस्तर पे चले गए और सुबह 10 बजे तक सो रहे हो। कुछ लोग 12-12 घंटे सोते हैं। तो इस तरह से उनको समझाना है कि पेशेंट कंप्लायंस में प्रॉब्लम है। दूसरा, फार्मेसी प्रैक्टिस इज स्ट्रांगली इमर्जिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एग्जीक्यूटेड बाय फार्मासिस्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। देखो ये जो आने वाला सिनेरियो है, इसमें जो फार्मेसी प्रैक्टिस है आज की डेट में बड़ा, देखो अभी तक लग रहा होगा अरे यार हम डिप्लोमा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। आने वाला जो युग है, आने वाला जो समय है, ये फार्मेसी के इमर्जिंग का युग है। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका स्कोप नहीं समझ में आ रहा है। लोगों को लग रहा है अरे यार अब तो AICTE से भी अप्रूवल खत्म हो रहे हैं, अब तो केवल PCI के ही अंडर में है, अब तो हम नॉन टेक्निकल होते। कुछ नहीं, इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आने वाला समय ऐसा होगा कि इसी देश में जैसे फॉरेन में कल्चर है कि डॉक्टर से के बराबर या डॉक्टर से ज्यादा सैलरी होती है फार्मासिस्ट की, यही कंडीशन अपने देश में भी आने वाली है। ठीक, तो कहने का मतलब बहुत स्ट्रांगली इमर्जिंग और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फार्मासिस्ट का, है अपने यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में। नाउ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज नॉट लिमिटेड, कुछ लिमिटेड नहीं है। सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि जैसे पहले के समय क्या होता था, फार्मासिस्ट का मतलब खाली टैबलेट कैप्सूल गिनना, यहां तक लिमिटेड नहीं, बहुत दूर तक फार्मासिस्ट पहुंच गया। आज की डेट में दवा बनाना, दवा की रिसर्च करना, एक स्पेशलाइज्ड स्किल होना, एडवाइजर होना, काउंसलर होना, है ना, तो प्लस मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब चीजें जो है किसके, फार्मासिस्ट के अंडर में आनी शुरू हो गई हैं। फिर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन जो 2015 में जो अमेंडमेंट आया था, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, इसमें बोला गया था इन एक्सरसाइज पावर्स के बारे में फार्मासिस्ट की बोला गया था। उसमें सेक्शन 10 और 18 थे जिनमें डिटेल में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 1948 फार्मेसी एक्ट, जो 1948 का अमेंडमेंट था, उसमें पावर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई द मेक द फॉलोइंग रेगुलेशंस फार्मेसी प्रैक्टिस 2015। ठीक, तो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी मींस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ। देखो कहीं भी फार्मासिस्ट आ जाए तो फार्मासिस्ट के साथ दवा जुड़ी हुई है। ड्रग का असली नॉलेज फार्मासिस्ट के पास होता है। दवा को इंटरप्रेट करना, दवा को इवेल्युएट करना, उस दवा में क्या कमी उसको इंप्लीमेंट करना, मेडिकल ऑर्डर्स, डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग ऑर्डर्स, ये सारी चीजें प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी के अंडर में आती हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ ड्रग डिवाइस सिलेक्शन एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग रेजिमेन रिव्यू एंड रिसर्च ऑफ ड्रग, ये सब फार्मेसी प्रैक्टिस का पार्ट होता है। तो ये सब फार्मेसी प्रैक्टिस है ना। प्रोविजन ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना, है ना। प्रोविजन ऑफ एक्ट दोज नेसेसरी टू प्रोवाइड द मेडिकल केयर, पेशेंट केयर, इंक्लूड प्राइमरी केयर, जो फर्स्ट एड, जैसे आजकल जो है फार्मासिस्ट को अलाउ होने जा रहा है कम्युनिटी फार्मेसी के हॉस्पिटल्स खोलना, मींस फर्स्ट एड तक के हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, है ना। तो ये सब बहुत जल्द आने वाला। इवन किसी अच्छे MBBS डॉक्टर के यहाँ 6 महीने आपने अगर उसका सर्टिफिकेट ले लिया एक्सपीरियंस का, तो आने वाले समय में आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल पाओगे। ठीक, कई स्टेट्स में ये सब चालू भी हो गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाउंडिंग, लेबलिंग ऑफ ड्रग डिवाइस एक्सेप्ट द लेबलिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। देखो क्या है, फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, दवा बना भी रहा है और उसकी लेबलिंग भी कर रहा है, प्लस रीपैक और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, commercially packed legend of drug and device, proper safe storage of drug device, maintenance and proper record। देखो जो भी दवा आपने बनाई है, जो भी दवा आपने लेबल करी है, उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड। देखो कोई भी काम आप करो, कोई भी काम, इवन लैब में भी काम करने जाते हो तो प्रोसीजर जो लिखा हुआ है आपकी किताब में स्टेप बाय स्टेप ही तो परफॉर्म करते हो, तभी तो पता चलता है। तो उसका रिकॉर्ड एक मेंटेन होना चाहिए ना। जबकि देखा जाए तो जो लैब रिकॉर्ड है, आप प्रैक्टिकल की किताब से ही तो छाप रहे हो, लेकिन फिर भी आपने किया है इसलिए आप उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो। ठीक, तो देयरफॉर द की फंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस अगर बोला जाए, अटेंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन अगर आया है तो प्रिस्क्रिप्शन को देखना है, अटेंड करना है और उसके अगेंस्ट में दवाओं को डिस्पेंस करना है। उसके बाद क्या करोगे, मेन की फंक्शन और क्या है भाई, पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट को समझाना। दूसरा, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, कौन है, फार्मासिस्ट है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मेसी प्रैक्टिस का ही पार्ट है। भाई पेशेंट को दवा की जरूरत, अगर स्टोर में दवा नहीं, आपकी फार्मेसी में दवा नहीं, तो फार्मेसी बेकार। मींस समय पे दवा अवेलेबल होना, इन्वेंटरी मेंटेन होना, किसी दवा की शॉर्टेज ना होना, प्लस कोई भी दवा
एक्सपायर ना होना मींस बजट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, महंगी महंगी दवाएं जा नहीं रही हैं, खरीद के रखे हुए हो, एक्सपायर हो गई, बजट पे फर्क पड़ गया, तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर में आता है ना। फिर बात करते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, फार्मेसी प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, है ना। अब गुड जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, फिर क्या आया गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, फिर और अमेंडमेंट क्या आया करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसी तरह आने वाले समय में आएगा करंट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, है ना। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जिसको क्या बोलते हैं एफआईपी, एफआईपी का फुल फॉर्म एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो याद कर लेना, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये एक संस्था है, डेवलप्ड स्टैंडर्ड फार्मेसी सर्विसेज, जो डेवलप करती है फार्मेसी की स्टैंडर्ड सर्विसेज को अंडर द हेडिंग ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अभी तक जो चल रहा था वो फार्मेसी प्रैक्टिस चल रही थी, अब इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है जिसको क्या बोलते हैं एफआईपी, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ये संस्था क्या करेगी, जो फार्मेसी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको एस्टेब्लिश करती है, बताती है क्या काम करना है, और इसका नाम क्या दिया है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी सेटिंग्स। मिशन क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का, गोल है ना, क्यों बना है, क्यों करना चाहते हैं ये सब। ये मिशन ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज टू प्रोवाइड द मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट सर्विस टू पीपल सोसाइटी टू अचीव द गुड आउटकम्स। देखो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या, रिजल्ट फिर वही देखो, पेशेंट केयर और पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट केयर और पेशेंट कंप्लायंस, अल्टीमेटली गोल यही। ये कैसे होगा, आउटकम मींस जो दवा दी जा रही है उसका रिजल्ट आना चाहिए, सही ड्रग डिस्पेंस होनी चाहिए, सही समय पे होनी चाहिए, सही पेशेंट को होनी चाहिए, सही डोज में होनी चाहिए, यही तो है पेशेंट केयर और पेशेंट कंप्लायंस। तो मिशन भी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का यही है। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या भाई गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए, कुछ रिक्वायरमेंट है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फार्मासिस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी वेलफेयर ऑफ पेशेंट। पहली प्रायोरिटी फार्मासिस्ट की पैसा कमाना नहीं है, वेलफेयर करना है, केयर करना है पेशेंट की, अवेयरनेस फैलानी है ना। दूसरी और क्या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्मेसी सर्विस मस्ट बी सप्लाई मेडिकेशन हेल्थ केयर प्रोडक्ट, एश्योर द क्वालिटी मस्ट बी मॉनिटर एंड इफेक्टिव देयर यूज। और फार्मासिस्ट क्या करेगा, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो दवा प्रोवाइड कर रहा है, उस दवा को, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो पेशेंट को दे रहा है, उस दवा की केयर करना प्लस पेशेंट की केयर करना, और उस दवा को खाने के बाद पेशेंट पे किसी तरह का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा, दवा किस हद तक सही तरीके से काम कर रही है, इन आउटकम्स को मॉनिटर करना। जैसे कोविड की दवा आई थी, तो कोविड का जब इंजेक्शन लगा था याद करो, तो आधे घंटे तक आपको मॉनिटर किया जाता था, बिठा दिया जाता था कि भाई मॉनिटर करें किसी तरह कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हुआ, है ना। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई थी। तो उसी तरह से ये भी होता है, दवा देने के बाद बाकायदे मॉनिटरिंग की जाए। फार्मेसी सर्विस मस्ट बी कंट्रीब्यूट द प्रमोशन ऑफ रेशनल एंड इकोनॉमिकल प्रिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन। फार्मेसी प्रैक्टिस में और क्या आता है, सही दवाओं का क्या करना है, उनके रेशनल का प्रमोशन करना, क्या करना है, उनके रेशनल का प्रमोशन करना है, प्लस इकोनॉमिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए और अप्रोप्रिएट मेडिसिन कौन सी यूज होनी है। ईच एलिमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विस मस्ट बी रिलेवेंट टू पेशेंट। जो भी फार्मेसी सर्विस के जितने भी एलिमेंट हैं, जो कुछ भी है, हर चीज किससे रिलेटेड है, पेशेंट से, पेशेंट की केयर से और पेशेंट के कंप्लायंस से रिलेटेड है, राइट। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है भाई, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सेटिस्फाइंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट। अब देखो ये तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के पार्ट हो गए, अब इसमें रोल फार्मासिस्ट क्या क्या है, अगर देखा जाए तो सारे रोल फार्मासिस्ट के हैं। चूंकि ये पॉइंट्स बताए गए हैं तो वही पॉइंट्स जो आपको पता है उनको हमें पॉइंट वाइज लिख देना है। फार्मासिस्ट क्या होता है, की पर्सन होता है, कहीं भी हेल्थ केयर सेटिंग हो, कहीं भी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की बात है, कहीं भी दवा मेडिसिन की बात है, ही मस्ट एस्टेब्लिश द मेंटेन रिलेशनशिप पर्टिकुलरली विद फिजिशियन एंड थेरेपेटिक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विच इन्वॉल्व द म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस एंड मैटर्स रिलेटिंग टू फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये सब किसके काम है, ये सारे काम फार्मासिस्ट के हैं। फार्मासिस्ट ही ट्रस्ट डेवलप करता है पेशेंट के ऊपर, फार्मासिस्ट का ही कनेक्शन होता है, बात करके रखता है किससे, डॉक्टर से, फिजिशियन से और थेरेपेटिक कमिटीज जो भी होती है पेशेंट से प्लस नर्स से, इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो हम बोल रहे थे, है ना। दूसरा, ऑल कलीग्स ऑफ फार्मासिस्ट मस्ट वर्क टुगेदर टू इंप्रूव द फार्मेसी प्रैक्टिस। सभी लोगों को एक साथ मिलकर फार्मेसी वेलफेयर के लिए काम करना, फार्मेसी को इंप्रूव करने के लिए काम करना, फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए काम करना सही तरीके से। इन हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजर शुड बी एक्सेप्ट द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, इंप्रूवमेंट ऑफ। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या चीफ फार्मासिस्ट बोल सकते हो, जो हेड है फार्मेसी का या जो हेड है हॉस्पिटल का, है ना,
वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है चेक करने के लिए क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, है ना, जो इंप्रूवमेंट हो रहा है इन सब के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल वो भी होगा। फार्मासिस्ट मस्ट अपडेट द इंफॉर्मेशन अबाउट थेरेपेटिक एंड मेडिकेशन। कोई भी मेडिसिन मार्केट में नई आती है, किसी भी मेडिसिन को बैन कर दिया गया, कोई भी ऑब्सोलीट हो गई है, इन सब की जानकारी भी कौन देता है? फार्मासिस्ट देता है। किसको? चाहे डॉक्टर को हो चाहे नर्स को, क्योंकि दवा से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर किसी के पास होती है तो वो बंदा अकेला होता है फार्मासिस्ट, बाकी ना डॉक्टर के पास होती, ना नर्स के पास होती, ना पेशेंट के पास होती है। इन सब तक जानकारी पहुंचती है जो आपके जैसे मार्केटिंग रैप होते हैं, एमआर होते हैं, वही पहुंचाते हैं, है ना, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो फार्मासिस्ट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। फार्मासिस्ट इंश्योर करता है द इंटीग्रिटी ऑफ सप्लाई चेन एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। सप्लाई चेन जो जैसे हॉस्पिटल को दवा चाहिए तो वो क्या करेगा, इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है उसको कोटेशन देगा, है ना, इंडेंट देगा कि हाँ भाई हमको इतनी दवाएं चाहिए, तो उधर से रिस्पांस आता है और वो दवाएं बराबर भेज दी जाती है। तो ये फार्मासिस्ट का ही काम होता है दवाओं का ऑर्डर करना या रीऑर्डर करना। फार्मासिस्ट शुड एक्सेप्ट द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनिंग एंड असेसिंग देयर ओन कंपटीशन थ्रू आउट द प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ। पूरी लाइफ में फार्मासिस्ट क्या है, खुद अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करता है कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम, कोई भी फॉल्ट ना होने पाए, क्योंकि फार्मासिस्ट की एक समस्या पेशेंट की जान ले सकता है। फार्मासिस्ट मस्ट प्रिपेयर द एक्सटेम्परेनियस मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फार्मासिस्ट काम करते हैं, किसके लिए? मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए, उनके स्टोरेज के लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मेडिकल प्रोडक्ट के डिस्पोजल के लिए, है ना, क्योंकि जितना जरूरी पेशेंट की दवाओं का डिस्पेंसिंग है, जितना जरूरी स्टोरेज है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये भी है कि जो एक्सपायर्ड ड्रग्स हो गई, एक्सपायर्ड मेडिकल प्रोडक्ट हो गए हैं, उनका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट उसको खा के ज्यादा हानिकारक हो सकता है। फार्मासिस्ट मस्ट प्रोवाइड द इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एक्सेस पेशेंट हेल्थ स्टेटस एंड नीड। डॉक्टर का काम खाली डायग्नोस करके है, प्रिस्क्रिप्शन दे देना, लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन को इफेक्टिवली लागू कराना। भाई दवा डॉक्टर ने बताया हाँ जाओ सुबह दोपहर शाम खा लेना, फिर पेशेंट आता है फार्मेसी में, फार्मेसी वाला बताता भैया इस दवा को खाना खाने से पहले खा लेना, इतने बजे तक खा लेना, खाना खाने के बाद खा लेना, पानी से खाना या दूध से पीना, है ना। तो कुल मिला के पेशेंट की काउंसलिंग करके पेशेंट को बहुत अच्छी तरह समझा के इफेक्टिवली मेडिकेशन थेरेपी को एप्लीकेबल कराना फार्मासिस्ट का काम है। फार्मासिस्ट मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। फार्मासिस्ट क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड या उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को क्या करता है, शेयर करता है। दूसरा, पेशेंट की मॉनिटरिंग या जो दवा दी गई उसके आउटकम्स क्या है, कौन से कैसे पेशेंट, यहां पे बात आती है इन पेशेंट की, है ना, यहां पे इन पेशेंट जो पेशेंट हॉस्पिटल्स के अंदर है। फार्मासिस्ट मस्ट कंट्रीब्यूट द इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ, है ना, दोनों, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात हो, चाहे इन पेशेंट की बात हो, चाहे आउट पेशेंट की बात हो, फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल है और फार्मासिस्ट इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है इस थेरेपी को इंप्रूव करने के लिए। दूसरा, फार्मासिस्ट इंगेज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक्टिविटी एंड सर्विसेज। जागरूकता फैलाना, जैसे कोविड के टाइम पे, है ना, जागरूकता फैलाना, ये किसका काम है, फार्मासिस्ट का काम है। कहोगे सर सब फार्मासिस्ट का सब काम है तो डॉक्टर सैलरी का ले लेते हैं ना, तो डॉक्टर की सैलरी भी बंद करके अगर फार्मासिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें तो डॉक्टर की सैलरी वैसे भी कम पड़ जाए। क्या करते हैं डॉक्टर, है खाली जाते हैं, कुछ भी जाओ डॉक्टर तो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा, 10 दवा पहले लिख देता है ना। फार्मासिस्ट मस्ट सपोर्ट द नेशनल पॉलिसी। फार्मासिस्ट क्या करता है, जो नेशनल पॉलिसीज बनी हुई हैं, जो एथिक्स बने हुए हैं, उन सबको सपोर्ट करता है और उनको प्रमोट करता है अच्छे हेल्थ केयर के आउटकम्स के लिए, अच्छे फायदे के लिए। फार्मासिस्ट मस्ट कंप्लाई द नेशनल प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन गाइडलाइंस एंड लेजिस्लेशन। जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं हेल्थ केयर सिस्टम से, WHO की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से, जो PTC ने बना रखी है, फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी ने जो बना रखी है, इन सारी गाइडलाइन को, लेजिस्लेशन को, जो पॉलिसीज हैं, जो ऑब्लिगेशन, इन सब को इफेक्टिवली एप्लीकेबल कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फार्मासिस्ट की, है ना। तो ये बात किसकी हो गई, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की। और क्या है, इसके कुछ मेन एलिमेंट है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की, जैसे इसी को क्या बोलते हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को GPP, है ना। कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नेसेसरी फैसिलिटीज होती हैं जो प्रमोट करते हैं इस प्रोफेशन को। जैसे पहला एलिमेंट है हेल्थ प्रमोशन एंड इल हेल्थ प्रिवेंशन। हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को प्रमोट करना और
इल हेल्थ प्रिवेंशन मतलब बीमारी से बचाना। देखो मेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का ही पार्ट क्या है, गुड हेल्थ को प्रमोट करना। मींस अच्छी डाइट लीजिए, समय से उठिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक, अपनी कार्डियो मींस अपने शरीर को फिट रखना, क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना, इसकी अवेयरनेस गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में आती है। प्लस इल हेल्थ प्रिवेंशन मतलब बीमारी से बचाओ, कि कम्युनिकेबल डिजीज बहुत फैलती है, जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, एक्सेस गर्मी हो गई, जैसे बारिश का टाइम है ना, बहुत सारे डेंगू मलेरिया फैलते हैं, तो इन सबके बचाव उसके पहले ये ठीक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, इंप्रूवमेंट ऑफ दवाएं, है ना, ये सब किसका काम है, इसी का। तो सप्लाई एंड यूज प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। पेशेंट फार्मासिस्ट क्या करेगा, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस प्रिस्क्रिप्शन को इफेक्टिवली एप्लीकेबल करेगा, है ना। प्लस फैसिलिटी, प्रोसीजर और पर्सनल्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स, तीन चीजें जो बताता है क्या है, गुड अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए फार्मेसी की या हॉस्पिटल की, सही प्रोसीजर होना चाहिए और अच्छे लोग होने चाहिए, है ना, अच्छे लोग होने चाहिए और अच्छी चीजें वहां से प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे कि थेरेपेटिक एस्पेक्ट, जैसे कि फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजिकल अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंडिविजुअल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के हिसाब से बेटर परफॉर्म हो सके, है ना। फिर असेंबली ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन आइटम की बात करें तो नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या नीड है, कि नीड क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं, सोर्स एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन आइटम, मैन्युफैक्चर मेडिसिन, प्लस मेडिसिन का स्टोरेज कैसे होता है, किस कंडीशन में किस समय दवा की सप्लाई करनी, मींस जिस समय पेशेंट को जरूरत हो उस समय दवा हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, फैसिलिटी, वर्क प्लेस पे कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, प्रिपरेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, जो दवाओं की प्रिपरेशन होती है, कंपाउंडिंग होती है, उनका क्वालिटी एश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन्फ्लुएंसिंग प्रिस्क्राइबिंग एंड मेडिसिन यूज। देखो इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंसिंग अच्छे प्रिस्क्राइब मींस डॉक्टर क्या अच्छी दवाओं को प्रिस्क्राइब करे, प्लस पेशेंट क्या करे, मेडिसिन का सही तरीके से यूज करे। इसके लिए जरूरी क्या है, जनरल रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, मींस डॉक्टर क्या करता है, सही तरीके का जो रेशनल होता है वो प्रिस्क्राइब करे। इसके लिए इन्फ्लुएंस कौन करेगा, फार्मासिस्ट करेगा। नेशनल स्टैंडर्ड्स इसके लिए क्या नीडेड है, क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग डेटा प्रोवाइड बाय फार्मासिस्ट। जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन सारे के सारे किसके पास है, फार्मासिस्ट के पास है। प्रिस्क्रिप्शन की एनालिसिस कौन करेगा, फार्मासिस्ट करेगा, है ना। और उसके बेस पे बताएगा डॉक्टर को कि हाँ अगर इस तरह से प्रिस्क्राइब किया जाए तो मच बेटर हो सकती है कंडीशन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ फार्मुलरी एंड मेडिसिन, जो हॉस्पिटल फार्मुलरी है जिसके अंदर मेडिसिन के नाम लिखे हुए उसको भी सही तरीके से प्रिपेयर करना। कॉन्टैक्ट विद फिजिशियन एंड इंडिविजुअल प्रिस्क्राइबिंग, जाइए फार्मासिस्ट जाएगा डॉक्टर के पास या इंडिविजुअल जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है उससे बात करेगा, किसके लिए, मेडिसिन का सही तरीके से इस्तेमाल हो। इवेल्युएशन डेटा ऑफ मेडिसिन, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल असेसमेंट। अच्छा ये जो टॉपिक है दूसरा एजुकेशनल प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोफेशनल सोर्स अवेलेबल ऑफ फार्मासिस्ट, किसका सोर्स, रेफरेंस का। देखो जितनी भी चीजें हैं हेल्थ जो एजुकेशन प्रोग्राम फार्मासिस्ट को चलाने हैं, है ना, रेफरेंसेस ऑफ सोर्स, कहां से ये नॉलेज उसको मिला है, किस तरह से ये नॉलेज शेयर कर रहा है, उसका भी अपना एक सोर्स होना चाहिए, उसका एक बेस होना चाहिए, उसका एक प्रूफ होना चाहिए, मींस एविडेंस होना चाहिए, है ना, कि भाई ये जो फार्मासिस्ट बोल रहा है इसकी बात सही है। ये सारी चीजें लेके जाओगे, अदरवाइज डॉक्टर आपको क्या लिफ्ट ही नहीं देगा। आप जो कहो कहते रहो, डॉक्टर क्या करना, हम डॉक्टर हम ही प्रिस्क्राइब करेंगे, तुम होते कौन हो। तो एविडेंस होना चाहिए इसको रिलेटेड, इससे लेके, ठीक। फिर क्या बात करें, फिर बात करते हैं थैंक यू। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। एक काफी लंबा वीडियो बनेगा किसका, कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फिलहाल पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय।